सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशु वर्मा। और जैसा कि आप नीचे टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेनबो। रेनबो जिसको हम लोग हिंदी में इंद्रधनुष भी कहते हैं। तो देखिए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों में से कितने लोगों ने रेनबो को देखा है, तो ऑफकोर्स आप लोगों में से ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि हाँ, आप लोगों ने देखा है रेन के मौसम में। बट नहीं, आई गारंटीड कि आप लोगों ने नहीं देखा। एक्चुअली आप लोगों ने देखा है पर उसे कभी ऑब्जर्व नहीं किया। आप लोगों ने उसकी ब्यूटी को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया, कभी भी अप्रिसिएट नहीं किया। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? एक्चुअली ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, ये आपको इस लेक्चर को देखने के बाद पता चल जाएगा और आप इस चीज़ को खुद भी एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, आप लोगों ने कभी भी ना तो उसे ऑब्जर्व किया है और ना ही उसे अप्रिसिएट किया। देखिए, अगर यूट्यूब पर आप जाएं और रेनबो के बारे में सर्च करें तो आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। पर उन लेक्चर्स में आप अगर उनको देखें तो आपको उन लेक्चर्स में मिलेगा कि लोगों ने ये समझाया है कि उसमें रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इन सारी चीज़ों की वजह से जो है रेनबो बनता है। बट नहीं, हम लोग ये सारी नॉनसेंस बात नहीं करने वाले हैं। हम लोग और डीप में जाएंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, इनके एंगल्स, इनका डाटा, इनकी पूरी मैथमेटिक्स को बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। इनकी पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे आज हम लोग रेनबो के फॉर्मेशन का। ठीक है, मैं उस 1 मिलीमीटर से छोटी जो वाटर ड्रॉप होता है जिसकी वजह से ये रेनबो बनता है, उसको मैं 50 टाइम्स जूम करके आपको दिखाऊंगा कि उसके अंदर हो क्या है। एक्चुअली मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स का, कुछ चीज़ों का यूज़ करके आपको 3D में आपको फील दिलाऊंगा, आपको 3D पैटर्न्स आपको कुछ मैं दिखाऊंगा ताकि आपको बेहतर इंट्यूशन आ सके उन फिनोमेनन्स का जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से आंसर्स मिलने वाले हैं इस लेक्चर को देखने के बाद। तो देखिए, पहली चीज़ जो आपको पता चलने वाली है वो की है रेडियस। कि रेनबो अगर हमारा बनता है, आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा रेनबो होता है ना। तो आपको मैं बता दूं, अगर नहीं बताया तो, कि रेनबो का साइज कभी भी फिक्स्ड नहीं होता। जो आज आप लोग रेनबो देख रहे हैं तो जरूरी नहीं कि उसका साइज वही हो जो 1 महीने बाद आप देखेंगे, जो 1 साल बाद आप देखेंगे। उनके दोनों के साइज में बहुत डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये साइज का डिफरेंस होता क्यों है? ठीक है, इनकी रेडियस जो है, अगर हमारी रेडियस कम है तो रेनबो छोटा होगा, अगर रेडियस बड़ी है तो रेनबो बहुत बड़ा होगा। तो ये सारे, इन सब चीज़ों के पीछे का रीज़न क्या है, इनके पीछे की मैथमेटिक्स क्या है, इन सारी चीज़ों को मैं आज आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। नेक्स्ट चीज़ हमारी जो आती है वो होता है कलर सीक्वेंस। देखिए, आप लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया है अब तक तो ठीक है, नहीं किया तो आज के बाद आप लोग करने लग जाएंगे कि रेनबो का कलर सीक्वेंस जो है वो हमेशा फिक्स्ड होता है, कभी भी चेंज नहीं होता। आज आप जो रेनबो देख रहे हैं, 1 साल बाद जो रेनबो देखेंगे उसमें कलर सीक्वेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। रेनबो, ये मान लीजिए इतनी विड्थ है इस रेनबो की, तो ऊपर जो कलर आएगा वो कलर हमेशा ही ऊपर रहेगा, जो कलर सबसे नीचे होगा वो कलर हमेशा ही सबसे नीचे रहेगा। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। पर चेंजेस क्यों नहीं आने वाले, क्यों नहीं आ सकते, इसका भी तो रीज़न हमें पता होना चाहिए। तो इस चीज़ को मैं मैथमेटिक्स के थ्रू एक्सप्लेन करके आपको दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों हमेशा ही फॉलो होता है, क्यों ये चीज़ वैलिड नहीं हो सकती, क्यों हमेशा कलर पैटर्न एकदम फिक्स्ड होता है हमेशा। ठीक है, दूसरी चीज़ देख लेते हैं कि अगर सपोज हमारा ये रेनबो आप देख सकते हैं बना हुआ है, तो आता स्काई डार्कनेस एंड ब्राइटनेस। आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया हो शायद कि इस रेनबो के नीचे का जो स्काई है और ये जो ऊपर का स्काई है, इसकी ब्राइटनेस में बहुत डिफरेंस होता है। अगर यहाँ पर बहुत ब्राइट होता है तो यहाँ पर बहुत ही डार्क होता है। पर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इस चीज़ को भी मैं आपको मैथमेटिक्स के थ्रू एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो और आज इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जो ब्राइटनेस का डिफरेंस होगा, इस चीज़ को आकाश में आज के बाद आप लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे जब भी आप किसी भी रेनबो को देखेंगे। ठीक है, चौथी चीज़ देख लेते हैं सेकेंडरी वो। देखिए, आपको बता देता हूँ कि कभी भी रेनबो एक सिंगल रेनबो नहीं बनता, हमेशा वो पेयर में बनता है। ओ, ये तो मुझे पता ही नहीं था। एक्चुअली आप लोगों ने कभी भी सेकेंडरी रेनबो को देखा नहीं है। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो बहुत हल्का, बहुत फेडेड होता है। तो आज के बाद आपको मैं सारी कंडीशंस बताऊंगा कि आपको सेकेंडरी वो दिखेगा कहाँ। तो अब जब आज के बाद जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको सेकेंडरी वो भी दिख जाएगा, आई गारंटी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं आर्टिफिशियल रेनबो। अच्छा, क्या जो रेनबो होता है वो क्या हमेशा आसमान में, आकाश में ही बनेगा? क्या हम लोग उसे कभी अपने घर पर नहीं बना सकते? उसे अपने कभी गार्डन में नहीं बना सकते? उसे हम लोग जब कभी हम लोग पार्क में जाते हैं, वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा फाउंटेन्स, क्या उसमें नहीं बना सकते? इसका जवाब क्या है?
अगर आपको इसका जवाब पता है, आपको लगता है कि आप आर्टिफिशियल वो बना सकते हैं, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ बना सकते हैं, और मुझे ये भी बताइए कि आप कैसे बना सकते हैं, अगर बना सकते हैं तो। वैसे मैं इसका जवाब बता देता हूँ कि हाँ बना सकते हैं, पर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो चीज़ अभी तक नेचर में हो रही थी उसको हम लोग आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकते हैं। येस ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बट इसके लिए आपको सही डायरेक्शन में खड़ा होना ज़रूरी है, सही एंगल पर खड़ा होना चाहिए, सही पोजीशन पर खड़ा होना ज़रूरी है। तो इन एंगल, डायरेक्शन और पोजीशन को आज मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, एंड आई गारंटी आज के बाद आप घर पे इस चीज़ को बनाने की कोशिश करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांसेस है इस बात की कि आज के बाद आप रेनबो को आर्टिफिशियली क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के क्वेश्चन, इन सारी क्वेश्चंस के आंसर आपको इसमें आज डिटेल्ड वे में मिलने वाले हैं। तो आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रेनबो के अंदर जो भी फिनोमिनन्स हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उनको समझने के लिए उनके पीछे की जो फिजिक्स है उसकी बहुत बेसिक चीज़ें हमें पहले समझनी होंगी, जैसे कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, जो कि आप क्लास 10th में, 12th में, फर्स्ट ईयर में आप लोग पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। तो उसको मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से जल्दी से थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए, अगर हमारा ये एक सरफेस है, नीचे क्या है हमारा वाटर, ठीक है, इसको हम लोगों ने मीडियम 2 मान लिया, और ये ऊपर हमारा एयर है, इसको हमने मीडियम 1 मान लिया। ठीक है, अब अगर हमारी कोई लाइट बीम, लाइट ये ऐसे आती है, ठीक, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक, तो लाइट को कैसे जाना चाहिए था, लाइट को ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, बट फिजिक्स के अकॉर्डिंग होता क्या है, अगर कोई रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, या फिर हम लोग हिंदी में कह सकते हैं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो हमेशा परपेंडिकुलर की ओर हमेशा क्या होती है, थोड़ी सी झुक जाती है। तो ये क्या हो जाएगी, ऐसे ना जाकर परपेंडिकुलर की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी ऐसे, और परपेंडिकुलर से इस रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम लोग कहते हैं आई, और इस डेंसर मीडियम में, जिस मीडियम में रे जा रही है रिफ्रैक्शन के बाद, उसमें बने हुए एंगल को, और परपेंडिकुलर के साथ बने हुए एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, आर, रिफ्रैक्टेड एंगल। तो हमारा एक बहुत ही ब्यूटीफुल लॉ है जिसको हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ, है ना, आप लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ रखा है स्नेल्स लॉ। ये बेसिकली क्या बताता है, बहुत सिंपल सा लॉ है, ये बेसिकली बताता है आई, आर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच के रिलेशन को के बारे में बताता है। बेसिकली अब एक बात और डिस्कस कर लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखिए, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग n से शो करें, ठीक, तो n को हम लोग दिखाएंगे लाइट की वेलोसिटी इन एयर, ठीक, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक, अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। कौन सा मीडियम, जिस मीडियम के हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो अब स्नेल्स लॉ हम लोग देख लेते हैं ये कैसे आई आर और इनको रिलेट करता है। देखिए, ये होता है कि अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 मान लें, तो स्नेल्स लॉ कहता है n1 sin i इक्वल्स n2 sin r। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय इस i का साइन, ठीक है, साइन ऑफ i इक्वल्स होता है इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ r। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है ये। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी रिफ्रैक्शन क्या होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है बेसिकली कि अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो हमेशा परपेंडिकुलर की ओर झुकती है, पर अगर यहाँ पे वाटर होता, यहाँ पे एयर होता तो क्या होता, परपेंडिकुलर से दूर हो जाती, ये ऐसे आना चाहिए था, ये ऐसे निकल जाती, इधर की ओर झुक जाती। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत बेसिक पहले से ही पता रही होंगी, पर अब जो चीज़ आपको नहीं पता थी वो चीज़ आप जान लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा जो है कलर पर डिपेंड करता है। कैसे, एक आप लोगों ने इक्वेशन आप लोगों ने सुन रखा होगा, काउची इक्वेशन, COUCHY, काउची इक्वेशन। ये कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्डा के पावर 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, देखिए अगर हम ये आगे के टर्म्स को हम लोग रफ कर दें, हम लोग सिर्फ इतने के टर्म्स देखें, इतने से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा एक मीडियम है, एक सरफेस है, ये हमारा कोई नीचे मीडियम है। ठीक, मीडियम 2 मीडियम 1। ठीक, अब अगर हमारी यहाँ पर एक ब्लू लाइट आई, ठीक, और इसी के ऊपर से हमारी रेड लाइट आ रही है, दो लाइट हैं ब्लू और रेड। अब ये फार्मूला क्या कहता है, देखिए जो हमारा विजिबल रेंज होता है, विजिबल लाइट है ना, विजिबल लाइट, ये अगर यहां पर हम लोग रखते हैं रेड और यहां पे हम लोग रखते हैं ब्लू। ठीक, और लैम्डा का ये बढ़ता हुआ क्रम है। लैम्डा जो हमारे 7 कलर्स लगभग जो हमें दिख रहे होते हैं, विजिबल रेंज में होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा लैम्डा किसका होता है, रेड का, और सबसे कम लैम्डा किसका होता है, ब्लू का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका होगा, रेड का या ब्लू का। देखिए लैम्डा सबसे ज्यादा किसका है, जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, क्योंकि ये लैम्डा क्या है, डिनोमिनेटर में है, बेस में है, नीचे है। तो रेड का लैम्डा सबसे ज्यादा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का क्या होगा, कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू। समझ रहे हैं? तो अगर हमारा ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ब्लू का। तो ब्लू लाइट ज्यादा मुड़ेगी आधार की ओर, इस परपेंडिकुलर की ओर, या फिर रेड लाइट, ब्लू लाइट। जिस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो कलर ज्यादा जो है हमारा बेंट होगा, वो ज्यादा मुड़ जाएगा। तो हमारा ब्लू कलर जो है ऐसे आएगा और रेड कलर हमारा कैसे आएगा, ऐसे। ठीक, जबकि दोनों को जाना कैसे चाहिए था, ऐसे सीधे। ठीक, तो इसके लिए आर की वैल्यू कुछ अलग होगी, मान लिया R1, तो इसके लिए आर की वैल्यू क्या होगी, कुछ अलग होगी, इसको मान लिया हमने R2। तो बस आपको मोटा मोटा ये चीज समझनी थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कलर पर भी डिपेंड करता है, कलर पर बेसिकली लैम्डा पर। ठीक है, अब आते हैं हम अपने ओरिजिनल फिनोमेना जिस पर ये लेक्चर बेस्ड है, रेनबो पर। ठीक है, तो देखिए हमारी वाटर ड्रॉप जो होती है ऊपर एटमॉस्फेयर में, जिससे लाइट रिफ्रैक्ट या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो भी होता है, अभी मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा, वो 1 मिलीमीटर से भी छोटी होती है। ठीक, इसको हमने लगभग 100 टाइम्स जूम कर दिया। ठीक, तो अब हमें ये ऐसी दिखने लगी। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए ये सनलाइट है, सन हमारा देखिए इन्फिनाइट पर है ना, बहुत दूर है। तो सारी इससे जो पैरेलल लाइंस आ रही हैं, ये सारी क्या है, लाइट बीम्स। तो किसी एक लाइट बीम को हम लेके एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए एक लाइट बीम हमने ली यहाँ पर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक, मैं थोड़ा सा साइन चेंज कर लेता हूँ अपना कलर एक्चुअली, ताकि आप लोगों की विजिबिलिटी थोड़ी सी बेहतर हो सके। देखिए ये हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर है। ठीक, अब कौन सा कलर ज्यादा जो है बेंड होगा, परपेंडिकुलर की ओर कौन सा कलर ज्यादा झुकेगा। अभी आप लोगों को मैंने यहाँ पर करके बताया ब्लू कलर का लैम्डा कम होता है, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा झुकेगा। तो देख सकते हैं आप लोग, ब्लू कलर सबसे ज्यादा झुका, ठीक है, और रेड कलर क्या होगा, सबसे कम झुकेगा। ठीक, अब इस विजिबल रेंज में बाकी के कलर्स क्या होते हैं, ब्लू और रेड के बीच में आते हैं। तो ये सारे कलर्स क्या होंगे, इनके बीच में रहेंगे। ठीक, देख सकते हैं ब्लू सबसे ज्यादा झुक रहा है और रेड सबसे कम झुक रहा है, और बाकी कलर्स क्या होंगे, इनके बीच में कहीं पर होंगे। तो यहाँ पर भी क्या होंगे, इनके बीच में। देखिए तो ये चीज आपको समझ में आ रही है। अब दूसरी चीज कि अगर हमारा ये एक वाटर ड्रॉप है, ठीक है, इसमें कोई भी हमारी रे ऐसे आ रही है, सनलाइट, ये हमारा सेंटर है। ठीक, तो अगर ये हमारा परपेंडिकुलर है, सॉरी मैं इसको डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ आपको। ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगी, लाइट
थोड़ा सा परपेंडिकुलर की ओर झुक जाएगी, ये यहाँ पर जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स आने वाली है, ध्यान से देखिएगा। अब ये यहाँ पर ऐसे आएगी। ठीक, फिर यहाँ पर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, इसको सेंटर का ओ नाम दे देते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर लाइट को क्या होना चाहिए था, सीधे ऐसे जाना चाहिए था, पर क्या होगी ये। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये हमारा लिक्विड है मीन्स वाटर, ये डेंसर मीडियम है। अब डेंसर मीडियम से कहाँ जा रहे हैं, एयर में, रेयर मीडियम में जा रहा है, तो आधा परपेंडिकुलर की ओर नहीं झुकेगा, परपेंडिकुलर से दूर जाएगा। तो देखिए ये इधर झुकने के बजाय, ये परपेंडिकुलर है ना हमारा, ये इधर झुकने के बजाय क्या हो जाएगा, इधर की ओर झुक जाएगा। ये हमारी लाइट रे ऐसे निकल जाएगी। ठीक ठीक, वेरी गुड। अब हम बात कर लेते हैं एक की पॉइंट की, जिसकी वजह से, जिसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है रेनबो के फॉर्मेशन में। तो देखिए एक चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं, इसकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स देखते हैं कि ये हमारा अगर आई है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, आर, ये आर, ये आर, ये आर। अच्छा, मुझे ये कैसे पता चला कि सारे आर होंगे, और ये जो फाइनल वाला ये भी क्या होगा हमारा आई। तो ये मुझे कैसे पता चला कि सारे आर हैं। देखिए आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ रखा है कि अगर कोई सर्कल है, ये सेंटर है, कोई भी अगर इस पर हम लोग लाइन ड्रॉ करें सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करती हुई, है ना, जिसको हम लोग जीवा एक्चुअली कहते हैं हिंदी में, तो और अगर इसको हम लोग सेंटर से मिला दें, ठीक, ये अगर हम लोगों ने इसको सेंटर से मिला दिया, तो ये जो दोनों एंगल्स होते हैं, ये θ1 θ2, तो ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर है। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 10th में मैथमेटिक्स पढ़ रखी है, सिंपल वेरी। अगर इसको प्रूफ करना है तो आप एक दिली परपेंडिकुलर डालिए और दोनों को क्या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स दिखा दीजिए, फिर सारी चीज़ें बराबर हो जाती है। वेरी इजी मैथमेटिक्स। तो आप लोगों ने, तो आप समझ सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर एक जीवा हो गई, इसको लोगों ने सेंटर से मिलाया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आर। अब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई लाइट ऐसे आई और रिफ्लेक्ट हो गई, तो इंसिडेंस एंगल बराबर क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल, आई और ये आर, आई और आर बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर यही हो रहा है, जो जिससे ये यहाँ पर इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट हुई, तो ये दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए, ये आई एक्चुअली हो गया, इसकी इस पॉइंट के लिए ये आर हो गया, दोनों क्या हो गए, बराबर, और ये इसके बराबर होगा क्योंकि ये एक जीवा हो गई और ये हमारा सेंटर हो गया, तो दोनों क्या होंगे, आर बराबर होंगे। वेरी इजी। अब एक चीज़ हमको समझनी चाहिए यहाँ पर कि देखिए इस लाइट को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं, डॉटेड, ठीक, ये ऐसे देख सकते हैं, ठीक, और इस भी लाइट को हम लोग आगे बढ़ाएं, यहाँ पे कहीं भी नहीं, तो ये ऐसे जा रही थी लाइट, पर फाइनली ये किधर चली गई लाइट, इधर। ठीक, तो ये जो बीच का एंगल है, इसको हम लोग साइज से अगर दिखा दें, इसको हम लोग कहते हैं डेविएशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेविएशन। और इसका फॉर्मूला होता है वेरी इजी, बहुत आसानी से आप प्रूफ कर सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है 4r - 2i। इसको आप लोग ब्रैकेट में कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो देखिए, अच्छा, इसको याद करने के मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से याद रहें। देखिए यहाँ पर कितने आर हैं, 1 आर, 2 आर, 3 आर, 4 आर, तो यहाँ पे कितने आ गए, 4 आर, और आई कितनी है, 1 2, तो यहाँ पे -2i। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला आई होप कि याद रहेगा। अब जो समझने वाली बात है वो ये है, देखिए अगर इस रेन ड्रॉप को हम लोग सेंटर पर ही, सॉरी मैं कुछ थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली चीज़ें समझ में आए। ये आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ना नोट कर पाए होंगे तो आप पॉज करिए वीडियो को, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग दूसरी चीज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट, ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है डेविएशन का, इसको मैं आगे टिक भी देता हूँ, ये दिखाता है डेविएशन। डेविएशन, ठीक है। अब जो हमें चीज़ समझनी है वो ये है कि ये वाटर ड्रॉप है, ठीक। अब अगर ये रे हम लोग लें, ये रे तो यहाँ पर गई, तो परपेंडिकुलर भी इसी डायरेक्शन में, आई की वैल्यू क्या हो गई, 0। अच्छा, आई की वैल्यू 0 है तो आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। आई भी 0, आर भी 0, तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0। तो ये रे ऐसे ही जाएगी,
ऐसे ही निकल जाएगी, कोई इसमें डिफ्लेक्शन वगैरह नहीं होगा, कोई भी डिफ्लेक्शन डेविएशन, कोई भी डेविएशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। पर अगर हम आई की वैल्यू बढ़ाते जाएं, आप देखिए कि अगर ये रे यहाँ से आ रही होती, ठीक, तो अब हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये। अब देखिए आई की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई। अब अगर हमारी रे यहाँ से जाती तो अब देखिए कि आई की वैल्यू थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई। तो आई की वैल्यू हम लोग मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हैं, कोई बताएगा आंसर? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आई की वैल्यू हम लोग मैक्सिमम कितनी बढ़ा सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, एक्चुअली 90 डिग्री। देखिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस पॉइंट पर, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर। अब यहाँ पर जो है आई ऐसे आएगी, आप देख सकते हैं 90 डिग्री। इससे ज़्यादा आई हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक। अब एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि आई यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 90, और यहाँ पर इसके बीच वाले पोर्शन में क्या होगा, 0 और 90 के बीच में आई होगा। हम लोग जानते हैं कि n इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। तो साइन आई इक्वल टू क्या होता है, n साइन आर। देखिए n तो फिक्स्ड वैल्यू है, पर सॉरी यहाँ पर आई है, यहाँ पर n साइन आर बराबर साइन आई, ठीक। इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, उल्टा करके लिख लेते हैं, साइन आई को इधर लिख लेते हैं बराबर n साइन आर, ठीक। अब देखिए n फिक्स्ड वैल्यू है, अब आई की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, n तो बढ़ेगा नहीं, तो r की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, ठीक। अब आई की वैल्यू बढ़ाएं, r की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो डेविएशन भी चेंज होता जाएगा। अब यहाँ पर डेविएशन क्या था, 0। अब यहाँ पर बढ़ाएंगे तो आप लोगों को पिछला फिगर मैंने दिखाया ना कि ऐसे लाइट जाती फिर इधर से निकलती है, तो डेविएशन कुछ आया था। तो यहाँ से अगर हम लोग लाइट को यहाँ पर इंसिडेंस करेंगे, यहाँ पर इंसिडेंस करेंगे, यहाँ पर इंसिडेंस करेंगे, तो डेविएशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आई की वैल्यू अगर हम लोग बढ़ाते जाएंगे, आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी जो कि इंसिडेंस एंगल है, तो डेविएशन भी हमारा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बट यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आई की वैल्यू बढ़ाते रहने पर ऐसा नहीं है कि हमेशा एक डेविएशन बढ़ता जाएगा। डेविएशन एक लिमिट तक बढ़ेगा, उस एंगल के बाद उस लिमिट को एक्चुअली हम लोग एक फिक्स्ड एंगल होगा, सपोज वो एंगल यहाँ तक है, ये आई नॉट, इसको हम लोगों को दिखा दिया। इस एंगल के बाद डेविएशन हमारा बढ़ना बंद हो जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये की रोल पे करता है रेनबो के फॉर्मेशन में, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस आई से अगर नीचे हमारा इंसिडेंस एंगल है तो डेविएशन क्या होगा, कम होगा। इस आई से अगर ऊपर हमारा आई की वैल्यू है तब भी क्या होगा, डेविएशन कम होगा। ये एक ऐसी फिक्स्ड वैल्यू है जिस पर कि डेविएशन की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज़्यादा डेविएशन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो अब एक लैब में मैंने एक्चुअली लैब का डाटा मैंने उठाया है जो कि आपको कॉपी कर लेना है। देखिए मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा लैब का दिखाता हूँ। देखिए अगर हम लोग एक टेबल बनाएं आई, आर और डेविएशन के बीच में, तो मैंने क्या बताया, आई बढ़ाएंगे आर बढ़ेगा, डेविएशन भी बढ़ता जाएगा। पर आई की एक वैल्यू ऐसी आएगी जब डेविएशन क्या होगा, फिक्स्ड हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद डेविएशन फिर से डिक्रीज होने लगेगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक। ये हमारा 80 डिग्री तक अगर हम लोग 10 डिग्री के गैप में आई को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। हम मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, 90 डिग्री तक, तो हमने 80 डिग्री तक डाटा लिया सिर्फ। तो इसके लिए जो हमारा आर की वैल्यूज चेंज हो रही है वो है 0, तो वो है 0, 7.5 डिग्री, ठीक है। फिर आता है हमारा 14.8 डिग्री, फिर आता है 22 डिग्री, फिर आता है 28 डिग्री, ठीक है। ये हमारा हो गया 22 डिग्री, फिर आ गया हमारा 28 डिग्री। देखिए आई की वैल्यू हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, आर की वैल्यू हमारी बढ़ती जा रही है, 28 डिग्री, फिर आ गया हमारा 35 डिग्री, ठीक, 40.4 डिग्री, फिर 44.7 डिग्री, फिर 47.4 डिग्री, ठीक। देखिए आई की वैल्यू बढ़ाते चले गए हम लोग, आर की वैल्यू कंटिन्यूसली क्या होती है, बढ़ती चली गई। अब हम लोग डेविएशन की वैल्यू भी नोट कर लेते हैं। देखिए डेविएशन है 0, फिर आएगा हमारा 10, ठीक है, फिर आएगा 19.2,
फिर आता है 28 एंड देन 34 एंड देन 40, 41.6, फिर आएगा हमारा 38.8, फिर आएगा हमारा 29.6। देखिए आई की वैल्यू बढ़ाते गए, आर की वैल्यू बढ़ती गई और डेविएशन की वैल्यू भी बढ़ती गई, यहाँ तक बढ़ी 60 डिग्री। 60 डिग्री आई तक हमारा डेविएशन की वैल्यू क्या होती गई, बढ़ती गई। फिर देख सकते हैं आप कि 60 डिग्री पर डेविएशन की वैल्यू मैक्सिमम हो गई 41.6। उसके बाद डेविएशन की वैल्यू क्या होने लगी, फिर से डिक्रीज होने लगी 38.8 डिग्री, फिर 29.6 डिग्री। देख सकते हैं आप फिर डेविएशन की वैल्यू क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगी। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, यही जो है की रोल प्ले करता है रेनबो के फॉर्मेशन में। अगर ये ना हो रहा होता तो कभी भी रेनबो नहीं बनता। कैसे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ रेनबो में। तो पहले आप इस डाटा को नोट कर लीजिए, फिर पॉज करके वीडियो को, फिर मैं आपको आगे की चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, इस डायग्राम को मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मेन चीज़ आई है जो हमें बहुत ही आराम से समझदारी के साथ समझ लेना है। चलिए ये भी रफ कर देता हूँ, मैं बाल को फिर से ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए हमने ये फिर से अपनी एक वाटर ड्रॉप कंसिडर की, ठीक। ये हमारी एक वाटर ड्रॉप है। अब अगर इस पर हमने क्या डाला, रेड लाइट, ठीक, और एक हमने इस पर ब्लू लाइट डाली उसी जगह पर, ठीक है, रेड लाइट और ब्लू लाइट, ठीक है। तो दोनों लाइट्स के लिए आपको पता है कि एक ऐसी फिक्स्ड वैल्यू साई की आएगी जब मैक्सिमम डेविएशन की वैल्यू, उससे ज़्यादा डेविएशन नहीं होगा, उससे फिर कम होने लग जाएगा डेविएशन। मैंने आपको बताया है कि रेड ब्लू लाइट, ठीक, ऐसा कुछ करके, फिर पिछला डायग्राम आपको याद होगा ना, ये थोड़ा सा कम बेंट होगी ऐसा, फिर ठीक है। तो आपको मैं एक और डाटा बता देता हूँ, आपको नोट करना है वो डाटा। देखिए एन, आई और आर साई मैक्स। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा होने वाला है। देखिए क्यों इंटरेस्टिंग डाटा होने वाला है, मैंने बताया था कि कलर के साथ क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चेंज होती है। तो यहाँ पर आप देखिए रेड कलर के लिए इन रेड, इसके लिए जो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.331। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए क्या होता है 1.331, और ब्लू कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हमारा वो होता है 1.343। देख सकते हैं आप कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं है, क्योंकि दोनों का लैम्डा अलग है। तो काउची इक्वेशन से क्या हमें पता चलता है कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होगा, ठीक। इन दोनों पर की को अगर हम लोग आई बराबर 59.5 डिग्री पर इंसिडेंस करें और इसको अगर हम लोग 58.8 डिग्री पर इंसिडेंस करें, तो आर की वैल्यू होगी हमारी 40.3 और इसके लिए होगी 39.6 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा हम लोग साई मैक्सिमम इस एंगल के लिए होगा हमारा ये एंगल बहुत ज़रूरी है, आप याद रखना, इसी से सारी चीज़ें आगे डिटरमाइन होंगी, जितनी भी चीज़ें रेडियस वगैरह लेकर के पोजीशन हमारी सिचुएशन सब चीज़ें इसी से डिसाइड होगी। 42.3 एंड 40.7, तो ये डाटा आपको इतना याद रखना था। देखिए रेड कलर और ब्लू कलर के लिए अगर आई की वैल्यू इतनी होगी तो इस वैल्यू पर, इस इंसिडेंस की वैल्यू पर लैम्डा, ये हमारा साई क्या होगा, मैक्सिमम डेविएशन मिलेगा। तो इन दोनों की सिचुएशन क्या है, इसमें मैक्सिमम डेविएशन की सिचुएशन है। ये एक ऐसा फिक्स्ड आई है हमारा जिस पर दोनों का डेविएशन क्या हो रहा है, मैक्सिमम डेविएशन हो रहा है, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर जो है रिफ्लेक्शन वगैरह होगा यहाँ पर, यहाँ जो फाइनल कलर निकलने वाला है
ये देखिए एक ब्लू कलर होने वाला है, ब्लू कलर का डेविएशन कितना है 40.7 डिग्री, और रेड कलर का डेविएशन कितना है 42.3 डिग्री। देखिए ये मैंने डेविएशन आपको स्टार्टिंग बताया था ना, ये कितना हो जाएगा 42 एक्चुअली रफली 42 डिग्री ले लेते हैं ना राउंड रफ करके, और ब्लू कलर के लिए कितना हो जाएगा 39.6। ये ब्लू है, ये 39.6। किसका डेविएशन ज़्यादा होगा रेड कलर का, क्योंकि काउची इक्वेशन से आप समझ सकते हैं कि रेड कलर का लैम्डा क्या होता है, कम होता है। तो सॉरी, रेड कलर का लैम्डा सबसे ज़्यादा होता है और ब्लू कलर का लैम्डा सबसे कम होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रेड कलर का डेविएशन क्या है 42.3 डिग्री, इसका डेविएशन ज़्यादा है, और इसका डेविएशन ब्लू लाइट का डेविएशन क्या है 40.7 डिग्री। 40.7, एक्चुअली मैंने डाटा गलत नोट कर दिया गया, 40.7 डिग्री एग्जैक्टली 40.7 डिग्री, हाँ ठीक है, ये मैंने यहाँ पे गलत नोट कर दिया। इसका है 40.7 डिग्री, शायद आपको इतना साइड में मैंने लिख दिया, शायद आपको दिख रहा होगा 40.7 डिग्री, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ 40.7 डिग्री, ठीक। अब एक चीज़ हमको समझनी है कि बाकी के जितने भी कलर्स जो यहाँ पर इंसिडेंस हो रहे हैं, ठीक है, वो उनके क्या होंगे, वो इन दोनों कलर्स के बीच में होंगे सारे कलर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आके डिस्कस करते हैं हम लोग। इस फॉर्मूले को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, वैसे रफ कर देता हूँ, ठीक। अब हम लोग वापस से क्या करेंगे, वाटर ड्रॉप को हम लोगों ने इतना जूम करके देखा था 100 टाइम्स, अब उसको वापस से हम लोग छोटा करेंगे। देखिए ये हमारी एक वाटर ड्रॉप है, ठीक। यहाँ पर अगर हमारी ब्लू लाइट आई, ठीक, तो फाइनली डेविएट होकर किधर जाएगी, इधर। अच्छा एक चीज़ और समझिए आप, ये हमारा देखिए ये लाइन सेंटर से पास हो रही थी, है ना। अगर ऊपर ब्लू लाइट है तो कहाँ पे निकल रही है, नीचे। पर अगर यहाँ पर हम लोग ब्लू लाइट डालते तो किधर निकलती, इमरजेंस किधर होता उसका, वापस इससे इंटर रिफ्लेक्शन वगैरह होकर किधर निकलती लाइट, ऊपर यहाँ पर कहीं, ठीक है। तो अगर हम लोग ब्लू लाइट है, ऊपर की रेज जो यहाँ पर गिरेंगी वो नीचे की ओर निकल जाएंगी, और जो थोड़ा सा नीचे की ओर गिरेंगी वो कहाँ निकल जाएंगी, ऊपर की ओर। ये हमारी लाइट किधर चली गई, ऊपर की ओर। अच्छा एंगल इनके बीच का कितना होना चाहिए, आप देख सकते हैं 42 डिग्री, सॉरी ये एंगल हमारा होना चाहिए 40.7 डिग्री। यहाँ पर भी कितना होना चाहिए 40.7 डिग्री। अच्छा एक चीज़ और आपको समझनी है, जरूरी है कि ब्लू लाइट का इससे बाहर की ओर ब्लू लाइट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो डेविएशन है, अगर ये इधर की ओर ब्लू लाइट यहाँ पर भी होती तो उसका डेविएशन 40.2 से ज़्यादा हो जाता ना, 40.7 एक्चुअली 40.7 से इसका डेविएशन ज़्यादा हो सकता है ना। पर मैथमेटिक्स में क्या कहती है कि ये हमारा डाटा क्या कहता है, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से रेड के लिए हम लोग ले लेते हैं, अगर इसी पर रेड लाइट भी गिर रही है तो इसका क्या होगा, एक रे इधर निकल जाएगी, एक रे इधर निकल जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ। ये हमारी रेड लाइट हो गई, ठीक, और ये हमारी ब्लू लाइट हो गई, ठीक। हाँ ठीक है, और रेड लाइट के लिए कितना है एंगल हमारा 42 डिग्री, और ब्लू लाइट के लिए हमारा कितना एंगल है 40.7 डिग्री, ठीक है। अब एक चीज़ आपको समझनी है, ये आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, 3D में है। देखिए सो स्टूडेंट, आई थिंक इस वीडियो की लेंथ ऑलरेडी एक आधे घंटे से ऊपर जा चुकी है, तो यहीं पर इस वीडियो को रोक लेते हैं। एक्चुअली मैंने सोचा था एक ही वीडियो में सारा कवर कर दूंगा, पर नहीं हो पाएगा आई थिंक, तो मैं इसका पार्ट 2 बनाने वाला हूं, तो बाकी का आगे का जो पोर्शन है पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा। सो मिलते हैं नए पार्ट में, थैंक यू।